Hello and welcome to CVR English. You're watching the news. I'm Idris and we begin with the top updates. Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw praised the industrial hub establishment by Prime Minister Narendra Modi in Dahod, Gujarat, stating that it will be remembered by everyone for a lifetime. He expressed amazement at the technology used in the locomotive manufactured at the facility, highlighting that locomotive is 89% made in India. Vaishnaw further encouraged the team to work towards making it 100% made in India as soon as possible. He concluded by sharing the vision of making locomotives manufactured in Dahod famous worldwide. धन्यवाद देना चाहता हूं कि दाहोद की इस पवित्र भूमि में जो मोदी जी ने एक बड़ी शिल्प बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब स्थापित किया है, वो जीवन भर याद रखा जाएगा। और यहाँ पे जो लोकोमोटिव बना है, आज उसकी टेक्नोलॉजी देख के इतना आनंद हुआ। शुरुआत में नई चीज़ बनने के टाइम में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये सब चीज़ें होने में समय लगता है, लेकिन आज शुरुआत से ही 89% मेड इन इंडिया ये लोकोमोटिव हो गया। बहुत अच्छी बात है। मैं चैलेंज देता हूँ टीम को कि जल्दी से जल्दी इसको 100% मेक इन इंडिया करें, और जो यहाँ पे चीज़ बनेगी, दाहोद में जो लोकोमोटिव बनेगा, वो इंजन दुनिया भर में दाहोद नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसा हमारा सबका स्वप्न है। मैंने अभी इंजन का निरीक्षण किया है। ऐसा लगता है इंजन के अंदर देखने में जैसे कोई कंप्यूटर सेंटर के अंदर हो। इतना अच्छा अंदर से पूरा व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है। और हमारे लोको पायलट ALP, उनके लिए अच्छी एयर कंडीशन कैब है, उनके लिए कवच प्री फिटेड है। और जो सबसे बड़ी पुराने समय की समस्या होती थी, टॉयलेट लोकोमोटिव के अंदर ही है। लोकोमोटिव के अंदर टॉयलेट होने से हमारे पायलट भाइयों और बहनों को विशेषकर उनके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा एक नया चेंज आएगा उनके जीवन में। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दाहोद की इस पवित्र भूमि में जो मोदी जी ने एक बड़ी शिल्प बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब स्थापित किया है, वो जीवन भर याद रखा जाएगा। और यहाँ पे जो लोकोमोटिव बना है, आज उसकी टेक्नोलॉजी देख के इतना आनंद हुआ। शुरुआत में नई चीज़ बनने के टाइम में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये सब चीज़ें होने में समय लगता है, लेकिन आज शुरुआत से ही 89% मेड इन इंडिया ये लोकोमोटिव हो गया। बहुत अच्छी बात है। मैं चैलेंज देता हूँ टीम को कि जल्दी से जल्दी इसको 100% मेक इन इंडिया करें। और जो यहाँ पे चीज़ बनेगी, दाहोद में जो लोकोमोटिव बनेगा, वो इंजन दुनिया भर में दाहोद नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसा हमारा सबका स्वप्न है। मैंने अभी इंजन का निरीक्षण किया है। ऐसा लगता है इंजन के अंदर देखने में जैसे कोई कंप्यूटर सेंटर के अंदर हो। इतना अच्छा अंदर से पूरा व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है। और हमारे लोको पायलट ALP, उनके लिए अच्छी एयर कंडीशन कैब है। NCP SCP leader and MP Supriya Sule emphasized the need for discussions on the state's specific issues, stating that every state has unique concerns. She noted that Tamil Nadu Chief Minister has always maintained that no state should be forced into any decision and that proposals should be presented for discussion. Sule further stressed that if the central government introduced any new policy or proposal, a proper discussion should be held before implementation. जिसमें अंग्रेजी हर राज्य का इश्यूज अलग होते हैं। तमिलनाडु और उसके माननीय मुख्यमंत्री की जो राय है
उन्होंने हमेशा कहा है, जो मैंने दिल्ली भी उनके सांसद हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ फोर्स न किया जाए, आप हमें प्रस्ताव भेजिए, हम चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा करके हम निर्णय लेंगे। तो हमारी सिर्फ अपेक्षा है, जिसमें इंग्लिश में अरुण जेटली साहब जब मंत्री थे तब हमेशा कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही ये देश चलता आ रहा है। और हमारी कोशिश है कि अगर केंद्र सरकार कुछ प्रस्ताव दे तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी की भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, लेकिन राज्य का भी मान सम्मान होना ही चाहिए। हर राज्य का इश्यूज अलग होते हैं। तमिलनाडु और उसके माननीय मुख्यमंत्री की जो राय है, उन्होंने हमेशा कहा है, जो मैंने दिल्ली भी उनके सांसद हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ फोर्स न किया जाए, आप हमें प्रस्ताव भेजिए, हम चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा करके हम निर्णय लेंगे। तो हमारी सिर्फ अपेक्षा है, जिसमें इंग्लिश में अरुण जेटली साहब जब मंत्री थे तब हमेशा कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही ये देश चलता आ रहा है। और हमारी कोशिश है कि अगर केंद्र सरकार कुछ प्रस्ताव दे तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी की भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, लेकिन राज्य का भी मान सम्मान होना ही चाहिए। हर राज्य का Manipur Congress President Kesham Megachandra Singh welcomed the decision made during Union Home Minister Amit Shah's review meeting on the state's situation. He acknowledged the move to reopen free movement from March 8 and emphasized its significance, but questioned why such a decision wasn't taken earlier during the BJP-led state government's tenure. Singh also supported the border fencing initiative, calling it a long-standing demand of the people. While appreciating the steps taken, he hinted at concerns over the timing of these measures. Yes, the meeting in Delhi chaired by the Amit Shah ji. In fact, the outcome, the decisions of the meeting is a very welcome step, and the free movement should be open from 8 March. No doubt that it is a very welcome, but the earlier government, the previous government was also BJP government in the state. Why this decision was not taken earlier? It is in fact the peoples are suffering. More than 21 months in the state, there was no free movement. In the last 21 months, it's going to be 22 months now. And right after these 21 months, Amit Shah is going to open all the routes, all the highways is going to open from 8 March. Yeah, that is okay, that is good. But how much of these people of Manipur suffer in the 21 months? This BJP government in the state is also BJP government. That is why the peoples are suffering since 3rd May 2023. It is not new. And also regarding this fencing, border fencing, that is also good. This is the long demand of the people, that the illegal immigrants infiltrating from the Myanmar country along the borders of Manipur, India. And during the Congress time, 9.214 kilometers have already successfully completed. And why this BJP government didn't continue for the last 10 years? This is important questions to the central government and the state government. And this is also not a new one. Yes, the meeting in Delhi chaired by the Amit Shah ji. In fact,
the outcome, the decisions of the meeting is a very welcome step, and the free movement should be open. Union Minister Jitendra Singh stated that they would play a constructive role as opposition in the assembly. He highlighted that for the first time they are entering with a strong majority and a better vote share. Singh emphasized that decisions would be made in the interest of people, guided by their nationalist ideology. He added that their MLAs are well prepared to raise important issues. He also mentioned the employment opportunities created in the last 10 years, though the benefits have not fully reached Jammu and Kashmir due to the lack of a double engine system, unlike Uttar Pradesh and Gujarat. Singh assured that the MLAs would bring this issue to light and hold the state government accountable for its work, which, despite the central government's support, is not being implemented effectively. बहुत बढ़िया रवाएगी। पहली बार हम इतने बड़े बहुमत से आए हैं और हमारा वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा बेहतर है और हमारी जो राष्ट्रवाद विचारधारा है उसका पालन करते हुए जो लोगों के हित के विषय है वो उठाए जाएंगे और हमारे विधायक पूरी तैयारी के साथ तर्क तथ्य और तुलना के साथ अपना विषय रखने के लिए सक्षम भी है और निरंतर तैयारी में भी अध्ययन भी करेंगे और उसी प्रकार अपना विषय रखने में और आप सबके साथ संवाद करने में भी सफल रहे। सर, आपको क्या लगता है कि जो इश्यूज हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, बाकी इश्यूज हैं, वो भी उठाए जाएंगे इसमें? देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जो पिछले गत 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद देश भर में रोजगार के भी विकल्प पैदा हुए, स्टार्टअप के भी विकल्प पैदा हुए, सरकारी नौकरियों में भी वृद्धि हुई है। यदि आप आंकड़े देखें तो 60-70% वृद्धि हुई है सेंट्रल सर्विसेज कमीशन की तरफ से जो नौकरियां लगाई जाती है उसमें, लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि यहां पर उस प्रकार की डबल इंजन की व्यवस्था नहीं रही जैसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ये बात भी उजागर करने का काम हमारे विधायक करेंगे और जो काम प्रदेश सरकार के जिम्मे है, जो केंद्र सरकार के सहयोग और योजनाओं के बावजूद धरती पर नहीं उतर पा रहे, उसके लिए भी जवाबदेही प्रदेश सरकार की ही रहेगी। मोदी जी ने अद्भुत योजनाएं लाई हैं समाज के हर वर्ग के लिए, यहां तक कि आज तक किसी सरकार ने रेहड़ी वालों की चिंता नहीं की। आपके पास स्वनिधि योजना आ गई, हमारे रिवायती काम धंधे, हैंडीक्राफ्ट और वोकेशन की कभी चर्चा नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। At the 67th revival anniversary of AIMIM, party chief Asaduddin Owaisi criticized the Narendra Modi government, alleging that the proposed Waqf law is being introduced out of hatred for Muslims. He claimed that the law aims to seize mosques, dargahs and graveyards belonging to the Muslim community while benefiting those unlawfully occupying Waqf properties. Owaisi reiterated his opposition to the bill, emphasizing that it is an attack on Muslim heritage and religious sites. पांचवी बात यह है कि वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया, कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल्कुल आ रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बा यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस B.K. मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, B.K. मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। B.K. मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है,
बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, बीके मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बाय यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया और वक्फ बाय यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ बाय यूजर मैं निकालूंगा। पांचवी बात यह है कि वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया। In response to RJD leader Tejasvi Yadav's statement, Union Minister Chirag Paswan stated that if Tejasvi had so much information, he should sit down with the Chief Minister and discuss the situation instead of making baseless claims. Paswan emphasized that the decision regarding Nishant Kumar's entry into politics is for Nishant to make, and it is up to him to decide when and how he wants to enter politics. He added that if Nishant chose to enter, he would be welcomed. Paswan criticized Tejasvi Yadav for making misleading statements and said it was not appropriate for him to speak in such a manner. Furthermore, Paswan expressed confidence that NDA government would be formed in 2025 assembly elections, with Chief Minister Nitish Kumar leading the alliance and becoming the Chief Minister again. अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर के इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो ज़रूर, हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे। Congress leader Adhir Chaudhary, while speaking in Kolkata, West Bengal, accused the ruling party of indulging in large-scale electoral malpractice. He alleged that there are lakhs of fake voters in the state and claimed that wherever rigging occurs, whether in Maharashtra or Bengal, fake voters can be found in large numbers. He further stated that the Bengal government has been involved in creating fake voters for many years, making the state a hub for electoral fraud. फर्जी वोटर मौजूद है। जहां सत्तारूढ़ पार्टी मतलब धांधली करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे बंगाल हो, वहां फर्जी वोटर जरूर आपको मिलेगा। और एक नहीं, लाखों की तादाद में बंगाल की जो सरकार ये फर्जी वोटर बनाने में माहिर है, आज से नहीं कई सालों से। तो ये फर्जी वोटर इसलिए बढ़ा हुआ है। यहाँ भुया ভোটার শব্দ তৃণমূলে যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার তেমন ভুয়া ভোটারের ভান্ডারও আছে। 1 লাখ ভুয়া ভোটার, আমি তো বলেছি 35 থেকে 40 লাখ ভুয়া ভোটার তৃণমূলের দখলে আছে। वो दिखाना नहीं, मुसलमान वोट उनका जेब में तो है ही है। अभी वो चाहते कि हिंदू वोट से भी बीजेपी के हाथ से कोई खिसक के उनके पास चले जाए, इसलिए ज्यादा हिंदुत्व की बोली वो बोल रहे हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे बगाड़ा पर चंडी पाठ हो, चाहे कभी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये वगैरह वगैरह कहते हुए हिंदुओं को लुभाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन के अंदर एक सोच है कि मुसलमान वोट जब तक बीजेपी है उनके पक्ष ज्यादा रहेंगे, ज्यादा सब नहीं, ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहेंगे। तो इसके लिए मुसलमान वोट के लिए उनका कोई फिक्र नहीं है, उनका फिक्र है हिंदू वोट के लिए। ये बीजेपी और टीएमसी के बीच ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो जंग, इसका घमासान हो रहे हैं, अब देख रहे हैं कि दोनों पक्ष, एक हिंदू और 2 मुसलमान को ऐसा करना। अरे मैं बोल से तो मतलब बोल
Madhya Pradesh Minister Vishwas Sarang highlighted the vision of Prime Minister Narendra Modi and Union Cooperation Minister Amit Shah, focusing on bringing prosperity through cooperation. He emphasized that for India to become a developed nation by 2047, when the country celebrates 100 years of independence, the cooperative sector must be further strengthened. To achieve this, Sarang introduced a new concept, cooperative public-private partnership, which aims to boost the competitive movement nationwide. The initiative seeks to provide farmers with opportunities for alternative farming, fair pricing, and new business avenues for PACs. He also mentioned that concept would ensure private partners receive raw materials timely. Furthermore, Sarang revealed that an MOU worth Rs 2,500 crores had been successfully signed, marking a historic achievement in the country. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का यही सपना है कि सहकार के माध्यम से ही समृद्धि लाना है। और यदि 2047 में जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, एक विकसित भारत की यदि परिकल्पना को साकार रूप देना है, तो हमें सहकारिता को और सशक्त करना है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक नए कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, जो मध्य प्रदेश में पहली बार हम लेके आए। और मुझे लगता है कि देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। CPPP, CPPP, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस माध्यम से हम हमारे सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे किसानों को उनकी खेती और अल्टरनेट खेती का अवसर मिले, उचित दाम मिले। जो हमारा स्ट्रक्चर सहकारिता का सिस्टम है, जो पैक्स जिसको हम नीचे की बॉडी कहते हैं, प्राइमरी हमारी सोसाइटी, उसको नया बिजनेस मिल सके और जो प्राइवेट पार्टनर होगा उसको उचित समय पर उचित रॉ मटेरियल मिल सके। एक हमने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने जब इसकी शुरुआत की तो इस GIS में लगभग 2500 करोड़ रुपए के MOU हम करने में सफल हुए। ये देश में पहली बार है। आमतौर पर तो इन्वेस्टर समिट में सहकारिता का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था, पर 2500 करोड़ के MOU हुए हैं। रिलायंस ने स्वयं 1000 करोड़ का हमारे साथ MOU किया है। वो CBG में जो शुरुआत कर रहा है प्रकल्प, उसमें अब सहकारिता विभाग के साथ वो इसको इन्वेस्ट करेगा। बाकी एक मैजेस्टिक राइस है, उसने भी हमारे साथ 1000 करोड़ का MOU किया। वैद्यनाथ जो देश की सुव्यवस्थित हमारी आयुर्वेदिक कंपनी है, उसने हमारे साथ MOU किया। पतंजलि के साथ हमारी बात हो रही है। जल्द हम पतंजलि के प्रोडक्ट भी अब पैक्स के माध्यम से बेचना शुरू करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का यही सपना है कि सहकार। J&K BJP leader Ravinder Raina expressed the party's commitment to serving the people, stating that during the upcoming budget session, BJP will raise the issues concerning the public in the Vidhan Sabha. Raina further emphasized that if required, these issues will also be raised outside Vidhan Sabha. Raina assured that the party will take every necessary step to ensure the welfare of the people. जनता के सेवादार हैं और भारतीय जनता पार्टी आगामी जो बजट सेशन है उसमें जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर यकीनन विधानसभा के अंदर भी बात रखेगी और जरूरत पड़ी तो विधानसभा के बाहर भी जनता के मुद्दों को, जनता की भलाई के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनता की भलाई का काम किया है, राष्ट्र हित के मुद्दे उठाए हैं। रही बात जो यहां सत्ताधीश हैं या सत्ताधीश रहे, अब चूंकि जनता का उनसे मोह, कईयों का मोह भंग हो चुका
कुछ एक का मोह भंग हो रहा है, इसलिए वो इस किस्म की बयानबाजी दे रहे हैं। हमारा काम है साथ सबका विश्वास। हमारा काम है जनता की भलाई, आवाम की खिदमत, लोगों की बेहतरी के लिए बुलंद आवाज बन के जम्मू कश्मीर की असेंबली में और असेंबली के बाहर। And that's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching CVR English.